नमस्कार, मेरा नाम है कल्पना और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करते रहें। कल हमने जिस विषय पर बात की थी, वो था कुषाण वंश का प्रारंभ। किस तरह से उनका प्रारंभ हुआ, कैसे उन्होंने भारत में प्रवेश लिया और किस तरह से उनकी साम्राज्यवादी नीतियां रहीं, जिसके द्वारा उन्होंने भारत में अपना आधिपत्य जमाया। उसमें हमने कल कुछ महान शासकों के बारे में भी पढ़ा था, जिनमें एक महान शासक कनिष्क के बारे में हमने पढ़ा था। कनिष्क के बारे में कुछ अन्य तथ्य जो वहां रह गए थे, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आज हम जिस पर विचार करने जा रहे हैं, वो है कुषाण काल में कला शैलियों का विकास, कि कुषाण काल में किस प्रकार से कला शैलियों का विकास हुआ और वो भी कनिष्क के शासन काल में हुआ। इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। कहते हैं कि कनिष्क के शासन काल में दो कला शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी थी? एक तो थी गांधार कला शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। पहली कौन सी थी? गांधार कला शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। और इनका विकास कब हुआ? इनका विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल के दौरान। आगे पता चलता है कि गांधार कला शैली क्या थी, ये क्यों अपने आप में एक अलग कला शैली बनकर उभरी, क्योंकि भारत में पहले भी भारतीय कला शैलियां प्रचलित थी और उनका विकास हो रहा था। फिर ये गांधार कला शैली कैसी थी, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि ये गांधार कला शैली क्या थी। ये भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण थी। भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण थी। यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी सीमांत और अफगानिस्तान में विकसित हुई। कहां पर? इसका क्षेत्र जरूर याद रखिएगा कि इसका विकास हुआ था उत्तर पश्चिमी सीमांत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, अर्थात पाकिस्तान का पेशावर का जो क्षेत्र रहा था, जो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र रहा था, वहां पर इसका विकास हुआ। रोमन देवताओं से प्रभावित होकर बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, अर्थात बुद्ध की प्रतिमाओं का इसमें निर्माण किया गया। किन देवताओं से प्रभावित होकर? तो रोमन देवताओं से या ग्रीक जो देवता थे उनसे प्रभावित होकर बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। और लहराते हुए बालों के साथ महात्मा बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया। लहराते हुए बालों के साथ, ध्यान रखिएगा कि इसमें महात्मा बुद्ध के लंबे बाल दिखाए गए हैं और उनको आध्यात्मिक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ स्लेटी पत्थर का प्रयोग मूर्ति निर्माण में किया गया है। कौन से? स्लेटी पत्थर का प्रयोग। स्लेट जिसे आप देखते हैं ना कि आपने कभी बचपन में स्लेट पे लिखा होगा, तो वो स्लेट हल्की ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की होती थी, या कई बार वो भूरे रंग की भी होती थी। तो उसी स्लेटी पत्थर से इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इस कला शैली को इंडो ग्रीक, इंडो हेलेनिक कला भी कहा जाता है, या भारतीय यूनानी कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिक। तो अगर कभी गांधार कला के स्थान पर या गांधार शैली के स्थान पर शब्द आता है इंडो हेलेनिक, तो क्या उसका तात्पर्य होगा? उसका तात्पर्य होगा गांधार कला शैली। इस शैली का प्रचलन प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक रहा। तो इस कला शैली का जो प्रचलन था, कब से कब तक? ये बहुत लंबे समय तक भारत में रही। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका विकास होता रहा और जो एक नया उभरा हुआ रूप था, वो 5वीं शताब्दी तक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो इसका विकास प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक रहा। और कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट कार्य कनिष्क के काल में हुआ, क्योंकि कनिष्क तो दूसरी शताब्दी का राजा है, परंतु कनिष्क के काल में जो विकास हुआ वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बताया जाता है। आगे पता चलता है कि विकास के बारे में देखते हैं। तो पहली शताब्दी, इसमें 2 चरण थे, 2 चरणों में इस शैली का विकास हुआ। तो जो पहला चरण था, वो कहते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक शारीरिक अंगों, इन शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न एक डिस्क्राइब करने वाला जो प्रश्न बनता है, आप उसमें यही पर मात खा जाते हैं कि प्रश्न इस तरह से बनता है कि ऐसे कौन सी कला शैली है जिसमें शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन पर जोर दिया गया। या आपने इस तरीके का भी प्रश्न देखा होगा कि मौर्य कला शैली या गांधार कला शैली में क्या अंतर था, किसमें आभा मंडल सुसज्जित होता था, किसमें सादा आभा मंडल होता था। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन आज बिल्कुल दूर कर दूंगी।
मैं जब ये डिस्क्राइब करूंगी आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह रहने ही वाला नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन पर जोर दिया गया, अर्थात जो भी मूर्तियां बनाई गई या जो भी प्रतिमाएं बनाई गई उनमें डिट्टो वैसे ही शारीरिक अंगों का प्रदर्शन किया गया जैसे कि किसी व्यक्ति के होते थे, अर्थात एक एक मांसपेशियों तक का अंकन किया गया है, एक एक मांसपेशियों तक को इसमें प्रदर्शित किया गया है। अगर किसी की हड्डियों में किसी भी तरह के वलय तक दिखाई देते रहे होंगे तो उन वलयों तक को दिखाया गया है इन मूर्तियों के माध्यम से। तो इतना वास्तविक अंकन किया गया है गंधार कला शैली में। इसके बाद किस पत्थर पर ये बनाई जाती थी? तो काला स्लेटी हल्का भूरा पत्थर इसमें प्रयोग होता था। काला स्लेटी हल्का भूरा पत्थर इसमें प्रयोग होता था। आगे देखते हैं तो पता चलता है एक जो दूसरा चरण, ये तो पहला चरण हुआ विकास का। अब बात करते हैं विकास के दूसरे चरण के बारे में। तो ये चला था 3री से 4थी शताब्दी तक और इस कला की मूर्तियों में भावुकता, ओज आदि गुण दिखाई देने लगे। अब अंतर आप समझिए कि जो प्रथम शताब्दी में जो मूर्तियां बनी उनमें भावुकता चेहरे पर नहीं दिखाई देती थी, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे प्रतिमाओं पर प्रतिमाएं जो बनती थी उनमें शारीरिक अंकन वास्तविक होता था। पर अब क्या हुआ, जो 3री और 4थी शताब्दी में विकास हुआ तो जब महात्मा बुद्ध जो स्वयं भगवान है और भगवान के चेहरे पर एक तेज होता है, एक ओज होता है, तो मूर्तियों के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से ऐसा अंकन किया गया कि स्वयं भगवान बुद्ध के चेहरे पर वो ओज प्रकट हो, मतलब वो हमें सामने से दिखाई दे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा के जो मुख है उस पर ओज है, उस पर भावुकता है। तो ऐसा अंकन यहाँ पर किया गया। आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं थी जो प्राप्त हुई। तो इसमें दीपंकर जातक की प्रतिमा, बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतिमाएं, नाग की प्रतिमाएं, अपलाल कोई राजा रहे होंगे या कोई देवता रहे होंगे जिनकी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत ही सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मथुरा के सप्त ऋषि टीले से एक स्त्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि मथुरा के सप्त ऋषि टीले से एक स्त्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है और स्त्री का मस्तक जो होता है वो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है स्त्री का मस्तक। गले में 2 हार हैं, अर्थात आभूषणों का भी प्रयोग माला हो रहा है मूर्तियों पर कि गले में 2 हार है, तो अर्थात आभूषणों के माध्यम से मूर्तियों को सुसज्जित किया जा रहा है। और पहनावा पूर्णतः यूनानी है, अर्थात उस स्त्री ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो पूर्णतः यूनानी है। वही जब हम मौर्य काल में जाएंगे तो वहां पर आभूषणों से ही सुसज्जित किया जाता था, वस्त्रों को वहां पर इतना महत्व नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ पर वस्त्रों का भी महत्व बताया गया है और यूनानी तरह के वस्त्र उस स्त्री ने पहने हुए हैं, जैसा कि हमें पता चलता है। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि इस कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है, कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है, कि तपस्या में मग्न भगवान बुद्ध की प्रतिमा, तपस्या में मग्न भगवान बुद्ध की प्रतिमा गंधार कला शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है जो हमें प्राप्त हुआ है और अभी भी संरक्षित है हमारे पास। ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो आगे देखते हैं कि और इस कला की क्या-क्या विशेषताएं थी जो हमारे सामने प्रकट हुई। तो इनकी अन्य विशेषताएं थी कि इसमें ये गंधार कला शैली जो थी वो मात्र भारत में बौद्ध धर्म तक सीमित रही, अर्थात जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है या भगवान बुद्ध की हैं। यूनानी कला से प्रभावित है, क्योंकि ये यूनानी कला से प्रभावित है इसीलिए इसे भारतीय यूनानी कला भी बोला जाता है। अन्य विशेषता, भगवान बुद्ध को राजा की भांति स्वर्ण जड़ित वस्त्रों को पहने हुए दर्शाया गया है। किसमें? गंधार कला में। जबकि भारतीय कला में तो उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखाया गया है। कई बार तो उनको एक सिंगल वस्त्र में दिखाया गया है, एक दुपट्टा तरह का उस तरह से वस्त्र धारण किए हुए, और यहाँ इन्हें दिखाया गया है एक राजा की भांति, वो भी स्वर्ण जड़ित वस्त्रों को पहने हुए हैं। ऐसा गंधार कला शैली में महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं
कि और क्या विशेषताएं थी गंधार कला शैली की, तो कहते हैं कि बुद्ध का बोधिसत्व के रूप में अंकन किया गया। और ये जो बोधिसत्व के रूप में अंकन किया गया है, इसमें सभी प्रतिमाएं खड़ी अवस्था में है। कैसी है? सभी प्रतिमाएं खड़ी अवस्था में है। और बुद्ध को पद्मासन अवस्था में अंकित किया गया है। जब उन्हें बुद्ध के रूप में अंकित किया गया है तो उन्हें पद्मासन अवस्था में अंकित किया गया है, और जब उन्हें बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया है तो वो खड़ी हुई अवस्था में मूर्तियां हमें मिली हैं। इसके बाद प्रतिमाएं स्लेटी पत्थर से बनाई जाती थी, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि गंधार कला शैली में प्रतिमाएं स्लेटी पत्थर पर बनाई जाती थी। मानव शरीर का यथार्थ चित्रण, जैसा मानव होता है उसका वैसे ही अंकन किया गया है। यहाँ तक कि मूर्तियों में मांसपेशियों तक को दिखाया गया है, इतना यथार्थ चित्रण किया गया है। बालों का यूनानी शैली में अंकन, जो भी मूर्तियों के बाल बनाए गए हैं उनको यूनानी शैली में बनाया गया है, ना कि भारतीय शैली में। ये इसकी विशेषता थी। आभा मंडल का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आभा मंडल का प्रयोग इन मूर्तियों के पीछे किया गया है। आभा मंडल क्या होता है? जैसे आपने देखा है ना कि मूर्ति है, ये जैसे मुख हो गया और मुख के पीछे इस तरह से एक आभा मंडल का प्रयोग, जैसे ये मूर्ति है तो इस तरह से इसके पीछे एक आभा मंडल का प्रयोग किया गया है। तो आभा मंडल अभी तो यहाँ साधारण है, परंतु जब हम गुप्त काल में प्रवेश करेंगे तो यही आभा मंडल हमें सुसज्जित मिलेगा, अर्थात इसी आभा मंडल पर तरह तरह की डिजाइन, छोटी छोटी अंकन उनका मिलेगा। अभी यहाँ ये आभा मंडल साधारण आभा मंडल है। इसके बाद प्रतिमाओं पर कोई लेख नहीं मिला है और वस्त्रों की सलवटों का अत्यंत सुंदर अंकन किया गया है। अर्थात जो वस्त्र किसी भी मूर्ति को पहनाए गए हैं या उसको बनाया गया है जब प्रतिमा को, तो उसको जो वस्त्र पहनाए गए हैं उसमें एक एक सिलवट का इतना बारीकी से अंकन किया गया है और अत्यंत सुंदर अंकन किया गया है। ये विशेषता है गंधार कला शैली की। और एक विशेषता कि मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी लेख या शब्द तक अंकित नहीं है। श्रृंगार रस की प्रतिमाओं का पूर्ण अभाव, किसी भी तरह की कोई भी श्रृंगार रस से संबंधित प्रतिमाओं का यहाँ उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ पूर्णता उनका अभाव मिलता है। अब मैं यहाँ पर एक प्रतिमा आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक बुद्ध की प्रतिमा है, आप इसे गूगल पर देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। परंतु ये वही प्रतिमा है जो तपस्या में लीन भगवान बुद्ध की सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा, ये वही है। और इसमें देखिए एक एक अंग का, मैं उतना अच्छे से तो नहीं बना सकती, लेकिन आप देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये एक एक मांसपेशियों का अंकन किया गया है। ये जो गले की हड्डियां तक इतनी बारीकी से दिखाई गई हैं, ये छाती पर जो हड्डियां रहती हैं उनका एक एक बिल्कुल बारीकी से अंकन किया गया है। ये है गंधार कला शैली, हर चीज का बारीकी से अंकन किया गया है। कुछ भी इस प्रतिमा पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से, इस जगह पर कुछ छोटे छोटे से चित्र बने हुए हैं। और ये बुद्ध की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है किस कला का? गंधार कला का। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह की चीजें होती थी, तो आपके दिमाग में वो जो बातें मैं बता रही हूँ, जो तथ्य मैं बता रही हूँ, वो स्थिरता के साथ वहां बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं ये चीजें आपको दिखा रही हूँ। आगे चलते हैं, अपनी टॉपिक पर वापस पहुंचते हैं। तो अब हम बात करेंगे, मैंने यहाँ बताया कि एक तो विकास हुआ गंधार कला शैली का और दूसरा इसके साथ में ही विकास हुआ मथुरा कला शैली का। तो अब हम मथुरा कला के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे थी। तो ये आधुनिक मथुरा के आसपास विकसित हुई। कहाँ पर? जहाँ जो मथुरा आज का है उसी के आसपास ये विकसित हुई। हिंदू, बौद्ध और जैन देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। जो गंधार कला शैली थी उसमें केवल बौद्ध धर्म को समर्पित मूर्तियां या प्रतिमाएं हमें मिली हैं। पर जब हम बात करेंगे मथुरा कला शैली के बारे में, तो यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन देवताओं की मूर्तियां हमें मिली हैं। तो यहाँ किसी एक देवता पर फोकस नहीं किया गया, यहाँ इन तीनों धर्मों के देवताओं की सम्मिलित मूर्तियां मिली हैं। और ये मूर्तियां किनसे निर्मित थी? तो ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी।
वहां मूर्तियां गंधार कला शैली में स्लेट से निर्मित थी और यहाँ मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आगे हम बात करेंगे कि कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। क्योंकि कनिष्क भी एक महान विद्वान व्यक्ति था, तो उसने कई सारे विद्वानों को अपने जो शासन काल में आश्रय दे रखा था अपने साम्राज्य में। तो आज हम उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष ये कनिष्क जब मगध पर आक्रमण करने गया था, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जब कनिष्क मगध पर आक्रमण करने गया तो वहां से वो अश्वघोष और अपने साथ महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को कहाँ लेकर आया? पुरुषपुर, जो कि इसकी राजधानी थी। पुरुषपुर वर्तमान नाम पेशावर और कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इस तरह से आप चीजें कोरिलेट करके याद रखिए ताकि कोई कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए उत्पन्न ना हो और इतिहास आपके लिए एकदम सरल विषय बन जाए। फिर आपके लिए इतिहास बोरिंग विषय नहीं रह जाएगा, फिर इतिहास आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब आप तथ्यों को जोड़कर पढ़ेंगे और उनमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो पुरुषपुर वर्तमान पेशावर और ये कहां पर पड़ता है? पेशावर, तो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। तो कनिष्क मगध से अश्वघोष को और महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को अपने साथ लेकर पुरुषपुर आ गया। और कहते हैं इनकी रचना कौन कौन सी थी? तो इनकी दो रचनाएं हमें मिलती हैं, एक तो बुद्ध चरित और दूसरी है सूत्रालंकार। ये अश्वघोष की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बुद्ध चरित, इसको पद्य में इसकी जो शैली है वो पद्य शैली है, संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है और इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। आगे देखते हैं तो कनिष्क के काल में एक जो अन्य विद्वान हुए वो नागार्जुन थे। ये दार्शनिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। क्या थे? ये एक दार्शनिक तो थे ही, इसके साथ साथ ये एक वैज्ञानिक भी थे। इनकी तुलना मार्टिन लूथर के साथ की गई है। किसके साथ की गई है? मार्टिन लूथर के साथ नागार्जुन की तुलना की गई है। इसके साथ साथ इन्हें भारत के आइंस्टाइन की संज्ञा दी गई है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन हुआ कि इनको आइंस्टाइन कहा गया? तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आपने पढ़ा होगा सापेक्षता का सिद्धांत विज्ञान में कि ये आइंस्टाइन ने दिया था, परंतु इससे कई साल पहले ही जो हमारे भारत देश में नागार्जुन एक विद्वान हुए जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में पहले ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मतलब आइंस्टाइन से पहले ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, परंतु प्रमाणिक किसका माना जाता है? तो संपूर्ण विश्व में आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो प्रमाणित माना जाता है। आगे देखते हैं, इन्हीं के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र नाम के एक अन्य विद्वान हुए और ये वसुमित्र वही हैं जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। विभाषा शास्त्र नाम की एक रचना इनकी जो बहुत ही फेमस हुई, इन्होंने विभाषा शास्त्र की रचना की थी और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे चलते हैं, अन्य कौन हुए? तो चरक। कनिष्क के शासनकाल में चरक हुए जिन्होंने चरक संहिता की रचना की और ये चरक संहिता एक आयुर्वेद ग्रंथ था। तो जो चरक थे वो एक आयुर्वेद शास्त्री थे। इसके अलावा मंथर के बारे में बताया गया है, ये भी कनिष्क के दरबार में थे और ये राजनीतिज्ञ थे और कनिष्क के मंत्री भी थे। राजनीतिज्ञ थे, उसके साथ साथ ये कनिष्क के मंत्री भी थे। कनिष्क के काल में तक्षशिला और मथुरा कला और संस्कृति के महान केंद्र बन गए थे। किसके? कला और संस्कृति के। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि कनिष्क के काल में कला और संस्कृति का केंद्र कौन था, तो उत्तर क्या होगा? मथुरा। और अगर मथुरा नहीं है तो तक्षशिला। यदि दोनों ऑप्शन में है तो आप दोनों लगा सकते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। ये प्राप्त होता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क की एक मस्तक रहित मूर्ति माट नामक स्थान जो कि मथुरा में स्थित है वहां से मिली और ये मूर्ति आज भी मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है।
जिसका मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क अर्थात उसका सर नहीं है मूर्ति का, बाकी जो कंधे से लेकर के पैरों तक की पूरी मूर्ति आज भी मथुरा संग्रहालय में स्थित रखी है, जिसने एक भारी सा चोंगा पहना हुआ है, ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है, और भारी से जूते पहने हुए हैं, तो वो मूर्ति कनिष्क की बताई जाती है। आगे देखते हैं कि कौन उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने कनिष्क के बाद शासन किया, क्योंकि कनिष्क का शासन तो 101 ईस्वी में समाप्त हो गया। अब उसके बाद कहते हैं हुविष्क ने, हुविष्क एक राजा हुआ जिसने शासन किया, और इसके शासन काल के बारे में जो कनिष्क के संवत के 31वें वर्ष से 60वें वर्ष तक, कब से 31वें वर्ष से 60वें वर्ष तक इसने शासन किया, ऐसा हमें पता चलता है। और ये एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, कनिष्क के बाद भी एक शक्तिशाली राजा ये हुआ। इसकी सत्ता कहाँ-कहाँ फैली हुई थी, तो काबुल से कश्मीर, पंजाब, मथुरा और संयुक्त प्रांत के पूर्वी भागों पर इसका अधिकार था। कहाँ-कहाँ? काबुल अर्थात अफगानिस्तान, कश्मीर उत्तर में, वही पंजाब, मथुरा और संयुक्त प्रांत के पूर्वी भागों पर इसका अधिकार बताया जाता है। सिक्कों के एक सुंदर नमूने इसने प्रस्तुत किए, क्योंकि जो इसके सिक्के मिलते हैं उनका अंकन स्पष्ट है, और उन पर जो खुदा गया है या जो भी चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही साफ और उनका अंकन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जैसा हमें पता चलता है। सिक्कों पर कौन कौन से देवताओं का वर्णन हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो इसके सिक्कों पर हिरैक्लीज, सारापीज, मित्र, माओ, फर्रो, स्कंद और विशाख आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। अब ये हिंदू देवता थे या ग्रीक देवता थे, यूनानी देवता थे, इसके बारे में कहना थोड़ा कठिन है, परंतु इन देवताओं का हमें वर्णन मिलता है। ये भी हो सकता है कि ये भारतीय देवताओं के ग्रीक भाषा में नाम रहे हों। इसके बाद बताया जाता है कि कश्मीर में हुविष्क ने जुष्कपुर या हुविष्कपुर नगर बसाया। कहाँ? कश्मीर में जुष्कपुर या हुविष्कपुर नामक नगर इसने बसाया। इसके बाद कौन राजा बना? इसके बाद वासुदेव राजा बना। अभिलेखों से 25 से 30 वर्षों तक के इसके शासन का पता चलता है। जो कुछ एक अभिलेख मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि 25 से 30 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके बारे में जो तथ्य है काफी संदेहास्पद है कि क्या इसने शासन किया था या नहीं किया था। तो ये चीजें, जो ये तथ्य है, ये स्पष्टता नहीं कहे जा सकते कि इनमें कितनी सत्यता है। इसके अभिलेख मथुरा से और सिक्के पंजाब और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश प्रांत से मिले हैं। कहाँ से? मथुरा से मिले हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश से इसके सिक्के मिले हैं। और सिक्कों पर सबसे ध्यान देने योग्य बात, सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति मिली है। आगे जो इसके पूर्वज थे वो बुद्ध के उपासक बताए गए, परंतु यहाँ शिव और नंदी की मूर्तियों का अंकन मिला है। इससे पता चलता है ये शैव या वैष्णव धर्म का अनुयायी रहा होगा, क्योंकि कई जगह पर इसने स्वयं के नाम को विष्णु के नाम से तुलना करके लिखाया। तो इससे पता चलता है कि ये या तो विष्णु अर्थात वैष्णव धर्म का समर्थक था या ये शैव धर्म का अनुयायी था। अब कनिष्क का इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें इतने महान शासक हुए, परंतु कहते हैं ना कि जो आया है उसका जाना तय है, तो वही यहाँ भी हुआ कि पतन तो निश्चित है, पतन तो निश्चित ही है, और यहाँ भी पतन नजदीक आ गया। वासुदेव के शासन काल से ही कुषाणों की शक्ति का ह्रास प्रारंभ हो गया, अर्थात उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि जब एक राजा शक्तिशाली नहीं है तो वो अपने साम्राज्य के भागों को गवा देगा, अर्थात उस पर दूसरे लोग आधिपत्य स्थापित कर ही लेंगे। तो वही यहाँ भी हुआ। कहते हैं कि ईरानी आक्रमणों के कारण पतन हुआ, ईरानियों ने आक्रमण कर दिया जिसके कारण इनका पतन हुआ। नागो तथा अन्य भारतीय राजकुलों का उदय हुआ जिसके कारण इनका पतन हुआ, कि अन्य राजकुल जब उदय करेंगे तो वो इनके जो साम्राज्य है उन पर अपना आधिपत्य जमाने का कोशिश करेंगे। तो उस कोशिश में क्या हुआ कि इनके शासक कमजोर थे और वो हार गए और इनके साम्राज्य पर अधिकार हो गया, तो ये इनके पतन का एक कारण बना। इसके बाद विंसेंट स्मिथ उत्तरी भारत के
विंसेंट स्मिथ उत्तरी भारत के कुषाण सिक्कों के फारसीकरण को स्पष्ट करता है। कहता है कि विंसेंट स्मिथ कि भारत में जो कुषाण सिक्के थे उनका बाद में फारसीकरण हो गया। फारसीकरण अर्थात जब फारसी लोग आए तो उन सिक्कों को फारसी रूप में ढाल दिया गया, उनको गलाकर फारसी रूप में ढालकर बनाया गया या फारसियों ने अपने तरह से उनका अंकन कराया, ऐसा हमें पता चलता है। आगे देखते हैं तो राखालदास बनर्जी जी क्या कहते हैं इनके पतन के बारे में। तो राखालदास बनर्जी जी कहते हैं कि गुप्त वंश के उदय के कारण इनका पतन हुआ। गुप्त वंश के उदय के कारण, ये कथन निराधार माना गया है, इसका कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि जब समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी तो उस प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि कुषाण वंश का अंत बहुत पहले ही हो चुका था। तो जब बहुत पहले हो चुका था तो गुप्त वंश का उदय इनके पतन का कारण मानना एकदम निराधार है, कि ये तो कोई आधार ही नहीं है इनके पतन का। इसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पंजाब व मध्य प्रदेश में नागों के उदय के कारण इनका पतन हुआ। ये नाग एक जाति थी जिन्होंने भारत में शासन किया। अब नागों से तात्पर्य यहाँ आप सर्प से मत ले लीजिएगा। ये नाग एक जाति थी जिन्होंने भारत पर शासन किया और कहते हैं कि इनके उदय के कारण किनका, कनिष्क के जो साम्राज्य था कुषाण वंश का पतन हुआ। परंतु अल्टेकर ने इसका भी खंडन कर दिया। अब जहां तथ्य है वहां खंडन करने वाले बहुत सारे लोग सामने उपस्थित रहते हैं। आप ही स्वयं कोई तथ्य देखिए रखकर, फिर उसके खंडन करने वाले बहुत सारे लोग आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ भी वही होता था कि काशी प्रसाद जायसवाल ने एक मत दिया और अल्टेकर ने उसका खंडन कर दिया। अब अल्टेकर ने स्वयं भी एक मत दिया। अल्टेकर के अनुसार यौधेयों ने गणराज्यों की मदद से कुषाणों को खदेड़ दिया और ये सिक्कों के आधार पर इसने कहा है। तो ये जो यौधेय थे ये भी एक जाति थी जिन्होंने भारत पर साम्राज्य अपना स्थापित किया और शासन किया। तो इनके जो सिक्के हैं उन पर एक विजय के प्रमाण मिलते हैं, और ये विजय के प्रमाण में ये तो नहीं लिखा है कि इन्होंने कुषाणों को खदेड़ा, परंतु ये जरूर प्रतीत होता है कि उसी समय काल के आसपास इन्होंने किसी जाति पर विजय प्राप्त की थी, जिससे ये आभास होता है कि शायद वो कुषाण रहे होंगे जिनका पतन उसी समय हुआ जब यौधेयों ने एक गणराज्यों की मदद से विजय प्राप्त की। तो ये सारे थे कुषाण वंश के पतन के कारण। हमने इस वीडियो के माध्यम से कुषाण वंश को आज समाप्त कर दिया, पूरी तरह से पढ़ा। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो गांधार कला शैली क्या है ये आपको फिर सोते जागते याद हो जाएगा कि क्या है गांधार कला शैली। जो भी चीजें मैंने डिस्क्राइब की हैं बहुत अच्छे से की हैं। आप इन चीजों को बार बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए और मेरी स्टडी के साथ बने रहिए, इसमें आपको लाभ ही लाभ है। जाते जाते हम कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार जरूर देखेंगे कि इसके साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। तो इसके साम्राज्य विस्तार को हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये रेखा इसके साम्राज्य विस्तार को दर्शाती है, जिसमें मथुरा का क्षेत्र शामिल है, यहाँ तक कि साकेत अर्थात अयोध्या का भी क्षेत्र शामिल दिखाया जा रहा है। तक्षशिला, इधर बैक्ट्रिया हो गया, गैड्रोसिया का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, इधर सिंध प्रांत भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इन्होंने ये जो ऊपर चीन का कुछ भाग है उस पर भी इनका आधिपत्य दिखाई दे रहा है। तो कुषाण वंश का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। इधर हिमालय का भी कुछ भाग इनके साम्राज्य में शामिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हिमालय का कुछ भाग इनके साम्राज्य में शामिल दिखाई दे रहा है। तो ये सारे क्षेत्र थे जहां कुषाण वंश का शासन चलता था भारत में। ये देखिए अच्छे से, मैप प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप बने रहिए, मैं चीजों को आप तक बेहतर ढंग से पहुंचाने का प्रयास करूंगी और निरंतर आपके लिए बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप बस पढ़ते रहिए और निश्चिंत हो जाइए। जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में आपको ये जरूर हेल्प करेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी स्टडी को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।